हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माई कोड NG Live। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहां यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूं स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, NG Live इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये NG Live कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32+ कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32+ कोर्स में आप इस NG Live कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, NG Live कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द NG Live कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके PDF हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, NG Live कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा, और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं केनेडी थ्योरी के सिद्धांत की तरफ अगर आऊं तो केनेडी थ्योरी ने अपना क्या माना था। केनेडी थ्योरी ने पहले ही अपनी इक्वेशन जो है वो मान के चल ली थी कि कैनाल इज इन द रिगाइन कंडीशन। केनेडी का सबसे बड़ा फेलियर यही था कि केनेडी ने रिगाइन कंडीशन को ढंग से डिफाइन ही नहीं करा था। डज नॉट डिफाइन रिगाइन कंडीशन प्रॉपरली, but
उसने हमें बता दिया था कि रिकाइंग कंडीशन होती क्या है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कैनेडी ने हमें एक वेलोसिटी दी थी एंड ही सेड टू अस कि उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो आपकी सिल्टिंग नहीं होगी, अदरवाइज सिल्टिंग होगी। और उस वेलोसिटी को हम लोग जान रहे थे क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी? आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? कोई बच्चा मुझे यहां पर बता सकता है क्या? कोई बच्चा हिम्मत कर सकता है जो मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दे? क्या देख रहे हो क्या नोट्स में? चलिए, 0.55 into m into d की पावर 0.64, that is my critical velocity formula where m is known to be as the critical velocity ratio. अभी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या था? हम लोगों ने कल भली भांति पढ़ा था कि जिस हिसाब से हमारा चैनल बदलता रहता है, हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। इट इज द फैक्टर विच हेल्प्स द क्रिटिकल वेलोसिटी टू चेंज अलोंग विद द चैनल एंड अकॉर्डिंग टू द चैनल। ये एक ऐसा फैक्टर है जो क्रिटिकल वेलोसिटी को चेंज होने में मदद करता है, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। कैनाडी ने कहा था कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द कैनाल, एक्चुअल वेलोसिटी जो है कैनाडी ने कटर्स इक्वेशन की मदद से निकाली थी, और वो कटर्स इक्वेशन हमारे पास बहुत बड़ी थी, उम्मीद है आप लोगों ने याद कर ली होगी। तीन चीजें मेरे पास यहां से निकल कर आई थी। अगर मेरा ये ओरिजिनल v जो है ये v0 से बड़ा आता है, देन आई विल से दैट देयर इज फेलियर मैकेनिज्म, देयर इज फेलियर मैकेनिज्म। हमारा कैनाल के अंदर फेलियर होगा, मतलब सिल्टिंग होगा, मतलब सिल्टिंग होगा। आई विल से दैट अगर ये मेरा v जो है v0 के बराबर आ जाता है, अगर ये v मेरा v0 के बराबर आ जाता है, तो आई विल से दैट दैट इज द क्रिटिकल कंडीशन। इट मींस यहां पर फेलियर होने के चांस है, यानी ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, ऑन वर्ज ऑफ सिल्टिंग। एंड व्हेन आई विल से दैट इफ माय वेलोसिटी इज लेस देन v0, then it is okay, then it is totally safe, there is no chances of any silting, it is totally safe। तीन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी और उम्मीद ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को साथ के साथ न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा कैनेडीज थ्योरी का, ताकि हम और ज्यादा कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो क्वेश्चन की मैं पिक्चर भी लाया हूं, आप 1 मिनट का पेशेंस करेंगे, मैं क्वेश्चन की पिक्चर ऐड कर देता हूं। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरी बात आती है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है यहां पर कि डिजाइन
irrigation canal by Kennedy method. Design irrigation canal by Kennedy method to carry discharge of 50 meter cube per second. Base width to depth ratio is high. Critical velocity ratio is 1.1. Assuming cutter's rugosity coefficient is this, side slope is this to this. It is already given to me in the question everything, and I need to design irrigation canal. Now, first of all, ladies and gentlemen, major task is what do you mean by designing of the irrigation canal? Irrigation canal के डिजाइनिंग का मतलब ही हम लोगों ने कल जाना था. Actually, we need to tell the width and depth. We need to tell the width and depth of the canal. बाकी का काम स्ट्रक्चर इंजीनियर का. अभी गिवन क्या क्या है आप लोगों को? आपको गिवन है यहाँ से 50 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज. आपको गिवन है यहाँ से B to D रेशियो 2.5. आपको गिवन है यहाँ से M is equals to में 1.1. आपको गिवन है यहाँ से N is equal to 0.025 and you are also given as the side slope. You are also given as the side slope. This is 0.5. 0.5 is to 1V. ये आपको सारी चीजें गिवन है. Now, ladies and gentlemen, criteria आप सभी को पता है कि what you have to do in designing of the canal और करना कैसे है ये भी पता है. हम कैनेडी थ्योरी को लेकर आए हैं, तो कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग सब कुछ हमें पता है हमें करना क्या क्या है. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी हम. अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि भैया एक छोटा सा मैं एक चीज तो जानता हूं. कैनेडी ने चैनल की शेप कौन सी अज्यूम करी थी? मुझे बच्चे कमेंट करके अगर बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा. कैनेडी ने चैनल की शेप कौन सी अज्यूम करी थी? शेप ऑफ द चैनल अकॉर्डिंग टू कैनेडी क्या था? यस, शेप ऑफ द कैनाल अकॉर्डिंग टू कैनेडी जो है हम लोग कह रहे थे मेरा कौन सा शेप चलेगा हमेशा? ट्रेपेजोइडल शेप. Suppose, ladies and gentlemen, I am saying that it is my trapezoidal shape channel and it is having B width and D depth. इस trapezoidal shape canal की B मेरे पास width आ रही है और D मेरे पास depth आ रही है. So I can say one thing to you. A का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? A का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? स्लोप मुझे गिवन है. That is 1, that is 0.5. So I can write it as this is my D by 2. This is my D by 2. This is also my D by 2. It is given to me in the question. So I will write it as half into में base sum of parallel sides. Half into sum of parallel sides. B plus में D. D by 2 plus D by 2 is D plus B. Into में D. I will say when I will be going to solve it, I will get it as D by 2 into में 2B plus में D. This is my area. This is my area of the channel. Now, ladies and gentlemen, it is given to me in the question that what is D by D ratio? That is 2.5. So I can write it as now B is equals to as D by D ratio is equals to 2.5. So I can write it as ki B is equals to 2.5 times of D. That is also important. So I am writing it as area is equals to में D by 2 of 2 into में 2.5 of D plus में D. I am writing it as what? I am writing it as D by 2 of 5D plus में D is 6D. यानी आपके पास टोटल एरिया आ रहा है 3 into D का स्क्वायर. इतना समझ आ चुका. आगे की मेरी बात आती है यहां से कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मिनट, आगे की मेरी यहां से बात आती है कि आई हैव कैलकुलेटेड द एरिया एंड पिछले 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं और वो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद एक चीज तो समझ आ गई थी कि साथ के साथ पैरामीटर भी निकाल लेते. फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर, आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, पैरामीटर क्या है? ये शेडेड पोर्शन की टोटल लेंथ, शेडेड पोर्शन की टोटल लेंथ. आई विल से दैट इट इज इक्वल टू बी प्लस में I can use Pythagoras theorem in this. This is D by 2, this is B, तो ये निकाल सकता हूँ ना. I am writing it as 2 into में root of D square upon 4 plus में D square. I will solve it and get it as B plus में 2 times of 5 into D square upon में 4 का root. I know one thing. B is equal to what? When I will be going to solve it as B is equal to में, as B is equal to में 2.5 times of D. So I will write it as T का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.605, D की पावर 0.64. सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ रहा है. कोई डाउट नहीं है, यहां तक आप लोग सब कुछ कर चुके हो. नाउ हैव अ कंसंट्रेशन दैट आपको एक चीज तो पता है कि मुझे सबसे पहले करना क्या होता है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था, आपको शुरू में सब कुछ
क्रिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है, बिकॉज आप क्रिटिकल कंडीशन को ऐसी कंडीशन मान के चल रहे हो कि आपका चैनल उस कंडीशन में सेफ है, आप लोग ऐसा मान के चलते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you are going to design your channel according to the critical velocity condition. After that, we must have to check that whether original velocity is greater or lesser. उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालना चाहूंगा। What is the formula for the critical velocity? I can say that 0.55 into m into d की पावर 0.64, ये मेरे पास फॉर्मूला आ रहा था। सो आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू नो एवरीथिंग हियर? यस आई नो, यस आई नो। आई कैन से दैट ये यहाँ से भैया 0.55 मेरे पास आ रहा है, एम का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.1 इंटू डी की पावर 0.64। मैंने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद मैंने इसको सॉल्व करने के बाद लिखना 0.605 डी की पावर 0.64। एक चीज समझ नहीं आ रही है सर, एक क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का आ गया। पैरामीटर और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एक्चुअली, बट यहाँ आ रही है तो मैं थ्योरेटिकल लेकर चल रहा हूँ, तो मैं इसको पुट करूंगा और कुछ बात नहीं है। एंड आई नो वन थिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई नो वन थिंग, मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता ये फ्यूचर में काम आएगी कि नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन बी नॉट इज इक्वल टू पी आर है। अभी काम आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने लिख दिया क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें अक्सर काम आ जाती है। तो मुझे एक चीज तो पता है कि सर डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। सो आई कैन राइट फ्रॉम हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपको एरिया भी पता है, अभी आपको वेलोसिटी भी पता है, यू कैन राइट वन थिंग फ्रॉम हियर। एक मिनट, यस, यू कैन राइट वन थिंग फ्रॉम हियर। आई कैन राइट इट एज ना डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू पैरामीटर हियर। मैं वेलोसिटी को पैरामीटर के बराबर जानता हूं, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया एरिया इनटू पैरामीटर। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज व्हाट, व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, एक मिनट रिफ्रेश करूंगा मैं, वेट करिएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं और मुझे सॉल्व करने के बाद एरिया का वैल्यू पता है, मुझे अपने पैरामीटर का वैल्यू पता है 0.605 डी की पावर 0.64 ये आ रहा था। When I will be going to put it, I will get it as what, 1.81 d की पावर 2.64। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमें पता है यार कि मेरे को डिस्चार्ज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मुझे पता है कि आई एम हैविंग डिस्चार्ज वैल्यू इन द क्वेश्चन, सो आई कैन राइट ना कि 50 इज इक्वल्स टू में 1.81 d की पावर 2.64। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आई कैन से दैट मेरे पास d का वैल्यू निकल कर आ गया 3.51 मीटर। व्हाट इज d हियर, कैन यू प्लीज टेल मी? दैट इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो। तो आई कैन राइट कि b as b इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ d। आई कैन राइट कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स ऑफ 3.51, एंड आई एम गेटिंग इट एज बाय सॉल्विंग 8.78 मीटर। 8.78 मीटर। मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब मेरे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना। आई एम सेइंग दैट कि यहाँ दो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ चुकी है। अब मेजर बात मेरी ये आती है, क्या ये वैल्यू सही है? क्या ये वैल्यू सही है? आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या ये वैल्यू सही है? मतलब ये वैल्यू मैं अडॉप्ट कर लूं? देखिए, मैं इसका रीजन यही बताना चाहूंगा आपको, ये वैल्यू अडॉप्ट कर लूं या ना कर लूं, मैं इस बेस पे कुछ नहीं कह सकता। आई नीड टू चेक कि ओरिजिनल वेलोसिटी अलोंग द सेक्शन जो है इससे बड़ी है, इससे छोटी है, क्या है। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मेरा फेलियर मैकेनिज्म हो सकता है, वहां पे मेरी सिल्टिंग हो सकती है। तो मुझे पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी कम आती है तो मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगा, ये मेरी ओके कंडीशन पे रहेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये मेरे पास ओके कंडीशन पे तो है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं हूं मैं कि मुझे ये चीज लेनी है कि नहीं। तो आई नीड टू चेक दैट। तो अभी चेक कैसे करूंगा? आई नो दैट कि एक्चुअल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द कटर्स इक्वेशन इज
1/n + 23 प्लस में 0.00155 अपॉन में s अपॉन में 1/1 प्लस में 23 प्लस में 0.00155 अपॉन में s इनटू में n/√r और पूरे के साथ RS का रूट। कटर्स इक्वेशन है यार, आप लोग ये सब देख लेना। मेजर थिंग आती है व्हेन यू आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन इट, यू आर हैविंग दिस, you are having this, you are having this, all the things you are having. So I can write, ladies and gentlemen, कि यहाँ पर से वैल्यू पुट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये चीज पुट करके रखनी पड़ेगी ना यहाँ। तो I will say after putting all the values I will get it as, अभी मैंने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद लिखा 1.351 is equals to में 1 अपॉन में n मुझे पता है 0.025 प्लस 0.00155 अपॉन में s मुझे नहीं पता, आई विल राइट इट एज s अपॉन में 1 प्लस में 23 प्लस में 0.00155 अपॉन में s इनटू में n का वैल्यू मुझे पता था 0.025 अपॉन में √r मुझे नहीं पता, a अपॉन में p। कैन यू फाइंड इट? r आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? Yes, you can find it because a is equal to 3d square and r is p is equal to, जो भी आ रहा था मेरा p का वैल्यू, p is equal to में v प्लस में 2.23d, ये आपके पास आ रहा था। आपको सारी चीजें पता है, you can find the value of r and I am saying that कि r find करने के बाद मेरे पास आ रहा है 2.22 मीटर, r है सॉल्व करने के बाद। You can find the value of r from here. I can say that ladies and gentlemen कि आप लोगों ने सारी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करी तो आप यहाँ से लिखेंगे √2.22 into s। जब आप सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, सारी वैल्यू पुट करने के बाद यू कैन फाइंड द साइड स्लोप ऑफ द चैनल, और आपका साइड स्लोप कितना आ रहा है 1/2600 का। अब लास्ट में क्वेश्चन एक ही चीज कहेगा, यू कैन से दैट आपका टोटल विड्थ कितना आ रहा है चैनल का, आपका टोटल डेप्थ कितना आ रहा है, आपका टोटल साइड स्लोप कितना आ रहा है। आई एम सेइंग दैट मेरे शब्दों पर और मेरे कंसेप्ट पर गौर फरमाना, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। आपका b का वैल्यू यहाँ पर आ रहा था, d का वैल्यू 3.51 आ रहा था, b का वैल्यू 8.78 मीटर आ रहा था, और s का वैल्यू आ रहा है 1 into 26,000। मैंने कहा कि ये सारी की सारी, ये दोनों कंडीशन जो मेरे पास आ रही थी, ये कंडीशन मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग है, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग चल रही है। और ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही थी, ये जो कंडीशन आ रही थी, ये मैंने कटर्स इक्वेशन के थ्रू एक्चुअल कंडीशन के लिए निकाल कर रखा है। अब एक चीज समझ में आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अकॉर्डिंग टू मी, मैंने यहाँ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने जब ओरिजिनल वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी तो मैंने यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी ही पुट करी है। आपको अगर यहाँ से डी पता लग गया ना, डी पता लगने के बाद यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। आपको डी पता लग गया तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो डी पुट करने के बाद। और मैंने क्या किया, मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी को ही एक्चुअल वेलोसिटी की कंडीशन में रखा, और मेरे पास साइड स्लोप की वैल्यू नहीं थी, वो मैंने निकाल दी। यानी मैंने पूरी कैनाल को क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए डिजाइन किया है। एक्चुअल वेलोसिटी भी मैंने क्रिटिकल के बराबर ही रख दी है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है कैनाल के अंदर, वो क्रिटिकल वेलोसिटी ही होती है। मैंने वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर रख दिया और सॉल्व कर दिया, और यहां से मेरा आंसर आया। समझ में आना अनिवार्य है, जरूरी है, आप सबको बहुत काम आने वाली चीज है। अब इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे पास बात आती है यहाँ कि व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी नीड टू गो विद द लेसिस थ्योरी। अभी लेसिस थ्योरी की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी चीज आपको लिखवाना चाहूंगा कि भैया नोट करके लिख लो, हुआ क्या था कि कैनेडी की बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी कि कैनेडी ने अपनी इक्वेशन को यूज ही नहीं करा। तो एक चीज याद रखना कि तुम्हारे घर के अंदर या तुम्हारी थ्योरी के अंदर भी किसी और का भी साथ है ना, जो पहले से अपनी थ्योरी दे चुका है और तुम उसकी थ्योरी के बेसिस पर कोई थ्योरी दे रहे हो, तो तीसरा चांस जरूर बनेगा कि कोई और पर्सन भी उस पर इन्वेस्टिगेशन करके अपनी थ्योरी ऐड कर देगा। तो हुआ क्या था एक्चुअली में कि कैनेडी और कटर्स इक्वेशन के कंबाइंड सॉल्यूशन को गैरेट्स ने सॉल्व कर दिया था। देयर इज वन डायग्राम, देयर इज वन इक्वेशन और देयर इज वन ग्राफिकल सॉल्यूशन,
जहां पर कटर्स और कैनेडी के दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन को एक ग्राफिकल वे में सॉल्व किया गया और उस डायग्राम को बोला गया गैरेट्स डायग्राम। तो आई विल से दैट गैरेट सॉल्व द complexity of Garrett solved the complexity of Kennedy and Cutter's equation in graphical way। तो ये चीज आपको याद रखनी है बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, तो ये भी क्लियर करते हुए चलिए अपनी अगली थ्योरी की तरफ चलते हैं। Our next theory is what? Our next theory totally depends on the Lacey's concept. Now come to the Lacey's theory। सबसे पहले मेरी बात आती है कि लेसी ने ऐसा क्या कहा। तो यह हुआ क्या कि इन 1929 एक हमारे पास यूपी का इरिगेशन इंजीनियर था। यूपी में किसी इरिगेशन लखनऊ के पास का आई थिंक सो ये बंदा था, मुझे ये याद नहीं है लखनऊ का था कंफर्म, बट ये यूपी का था। यूपी इरिगेशन इंजीनियर ने कैनेडी थ्योरी को सजेस्ट किया, कैनेडी थ्योरी को रिवाइज किया, कैनेडी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेटेड कैनेडीज थ्योरी and found some conclusions। इसने क्या किया, इसने कैनेडी की थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इसने कुछ कंक्लूजन निकाली एंड he found some drawbacks in कैनेडीज थ्योरी। इसने क्या देखा, अभी मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें एक एक चीज को समझाऊंगा। इसने क्या देखा, आपको सबको पता था कि कैनेडी थ्योरी जो है वो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। कैनेडी थ्योरी ने हवाबाजी में इक्वेशन दी थी। कैनेडी थ्योरी ने इवन क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू को भी आर्बिट्ररीली दे दिया था। कैनेडी थ्योरी ने कहा था कि आई एम डिजाइनिंग एल्यूवियल चैनल फॉर नॉन सेटिंग एंड नॉन स्कोरिंग कंडीशन, दैट इज नोन टू बी एज द रिगाइन कंडीशन। बट एक्चुअली we have already discussed that is not possible for the canal, that is not possible for the canal। but ladies and gentlemen, मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि हम इंजीनियर हैं, मजबूर हैं आदत से, हम इम्पॉसिबल कुछ होने ही नहीं देते। हमने क्या कहा कि अगर वो कैनाल के लिए पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन एक सेक्शन पे पर्टिकुलर डिस्चार्ज, पर्टिकुलर सिल्ट चार्ज, पर्टिकुलर सिल्ट गेट, एक नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग कंडीशन आपकी चैनल के एक सेक्शन पे अटेन हो सकती है। ये चीज एक्चुअली लेसी ने दी थी। ये चीज एक्चुअली लेसी ने कहा था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ये चीज अटेन हो सकती है एंड वी कैन डिवाइड होल कैनाल इनटू द सेक्शन टर्म्स एंड वी कैन अटेन रिगाइन कंडीशन बाय डिजाइनिंग सेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। समझ लो, शब्दों पर दोबारा गौर देता हूं। मैंने कहा कि कैनेडी की थ्योरी में हमको ये चीज नहीं मिल रही थी और लेसी ने उसको ड्रॉबैक के साथ कहा कि आपने हमें कहा कि आप कैनाल के अंदर कॉन्टिन्यूअस पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्चार्ज दे रहे हैं और कैनाल के अंदर आप सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट कर रहे हैं। कैनाल के अंदर आप ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल में कोई रिलेशन नहीं, एक इनकोहेरेंट इनफाइनाइट मीडियम चल रहा है। बट दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर अस, दैट इज टोटली हाइपोथेटिकल। तो लेसी ने हमें कहा, हाँ आपकी बात कब सच हो सकती है, आपकी बात सच जब होगी लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप किसी सेक्शन को कंसीडर करो। तो कैनेडी की थ्योरी में पूरा सेक्शन नहीं लिया गया था, पूरी लेंथ ली गई थी। लेसी ने कहा था कि वी आर कंसीडरिंग वन सेक्शन हियर, इट इज पॉसिबल फॉर द सेक्शन, यानी लेसी ने एक ही चीज दी, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू हैव कांस्टेंट डिस्चार्ज, कांस्टेंट सिल्ट ग्रेड, कांस्टेंट इनकोहेरेंट मीडियम एट पर्टिकुलर सेक्शन। We can attain Regain condition at one section. We can attain Regain condition at one section. ये लेसी ने कहा था, इसके आगे का एक भी शब्द नहीं बोला था, वो मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए। मैंने कहा कि आप अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी आप अपनी कैनाल को अलग अलग सेक्शन में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ आपकी इस कंक्लूजन से एक चीज निकल कर आई कि जब आप अपनी कैनाल को अलग अलग सेक्शन में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी कैनाल को सेक्शन वाइज डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज हर सेक्शन पे रिगाइन कंडीशन आपको जब भी मिलेगी जब आप उसको सेक्शन वाइज डिजाइन कर रहे हो। एक कैनाल को आपने बहुत सारे सेक्शन में तोड़ के डिजाइन किया। इज इट पॉसिबल फॉर अस? नो, आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज सपोज दिस इज योर कैनाल,
और इस कैनाल के अंदर यू आर जस्ट डिवाइडिंग इट इन वेरियस सेक्शन. आई एम कंसीडरिंग 3 सेक्शन, 3 to 1. मैंने कहा कि यू आर डिजाइनिंग योर कैनाल बाय दिस, यू आर डिजाइनिंग योर कैनाल बाय दिस सेक्शन, यू आर डिजाइनिंग योर कैनाल बाय दिस सेक्शन. सर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपनी कैनाल को अलग अलग सेक्शन में डिजाइन करूं. इसके लिए कुछ विड्थ आ रही है, इसके लिए कुछ आ रही है, इसके लिए कुछ आ रही है. ओवरऑल आई कैन से दैट कि वहां पे कांस्टेंट डिस्चार्ज ही नहीं मिल पाएगा. इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी. सो कैनेडी थ्योरी तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल थी. लेसी ने भी काम किया इस चीज पर, लेकिन लास्ट में एक चीज समझ आ रही है कि लेसी के जो सिद्धांत थे वो लेसी के सिद्धांत भी 100% पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं. तो एक चीज समझ में आ गई है, जो मैंने शुरू में आप लोगों को शब्द बोला था कि दीज आर द हाइपोथेटिकल थ्योरीज, आइडियल थ्योरीज है और कुछ नहीं है. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन 100% एफिशिएंसी इन दैट. तो वो यहां समझ में आ चुका है कि ना तो कैनेडी अच्छा दे रहा था, ना तो लेसी ने ढंग से बताया, क्योंकि लास्ट में आके अकॉर्डिंग टू लेसी भी फेल हो गया. सच है. लेकिन ओरिजिनली हम डिजाइन भी इनके बेसिस पे कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि 100% एफिशिएंट नहीं मिलता, बट कुछ तो एफिशिएंसी मिलती होगी, कुछ तो फायदा हो रहा होगा. डिजाइन इनकी थ्योरी पे चल रहा है, लेकिन वो एफिशिएंसी जो ये बोल कर गए हैं वो भी नहीं मिल पा रही है. अब बात आती है यहां से कि अकॉर्डिंग टू द लेसी थ्योरी में उसने बोला क्या क्या. बहुत बड़ी थ्योरी तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. 85% to 90% चांस है कि क्वेश्चन आएगा. फॉर्मूले पर आता है ऑब्जेक्टिव में. वी विल बी गोइंग टू लर्न एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, डोंट वरी. बट अभी समझकर चलते हैं कि कैनेडी के साथ साथ लेसी ने इन्वेस्टिगेट किया. अकॉर्डिंग टू लेसी there cannot be the possibility of any Regain condition. There cannot be possibility of any Regain condition. Regain condition हो ही नहीं सकती. ठीक है. अभी अकॉर्डिंग टू द लेसी 3 कंडीशन अराइज होती है, 3 जनरल कंडीशन अराइज हो सकती है. वैसे अकॉर्डिंग टू लेसी ये भी कहा कि रिगाइन कंडीशन हो ही नहीं सकती, लेकिन जनरल कंडीशन बोली कि रिगाइन कंडीशन के पास जा सकती है. रिगाइन कंडीशन ऐसे ऐसे अटेन हो सकती है, तो वो उसने बताया और हमें ये जानना है. देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिगाइन कंडीशन इन कैनाल. बट देयर आर general conditions that can be regained. तो उसने कहा कि 3 तरीके से रिगाइन कंडीशन हो सकती है, वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं. पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू लेसी जो मेरे पास आई थी, वो पहली कंडीशन थी मेरे पास मेरा इनिशियल रिगाइन. इस चीज को समझते हुए चलना, ये काम की बातें आएंगी. अब चलिए, वो 3 कंडीशन कौन कौन सा था. पहला कंडीशन आ रहा था ट्रू रिगाइन, दूसरा कंडीशन मेरे पास आ रहा था यहाँ पर इनिशियल रिगाइन, और तीसरा कंडीशन मेरे पास आ रहा था यहाँ पर फाइनल रिगाइन. ये 3 कंडीशन एक्चुअली में क्या है, इसने मेरे को, लेसी ने मेरे को एक्चुअली में ये बताया कि दीज आर द स्टेजेस, नथिंग एल्स. लिखा नहीं है थ्योरी में, बट समझने के लिए शब्द बहुत जरूरी होते हैं और वो शब्दों की हेल्प लेना. दीज आर द स्टेजेस टू अटेन 100% रिगाइन कंडीशन. ये वो स्टेज है जो 100% रिगाइन कंडीशन को अटेन करने के लिए जरूरी है. इन स्टेजेस से बिना गुजरे आप 100% रिगाइन कंडीशन को कभी अटेन कर ही नहीं सकते. सिंपल सी बात है. हाँ, तो मैंने कहा कि अभी यहाँ पर व्हाट इज ट्रू रिगाइन, व्हाट इज इनिशियल रिगाइन, व्हाट इज फाइनल रिगाइन, वी नीड टू डिस्कस दैट. सर ट्रू रिगाइन कंडीशन होती क्या है. देखिए, एज द नेम सजेस्ट, मेरे शब्दों पर गौर देना, नहीं तो तुम्हें जिंदगी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था. पूरी इंजीनियरिंग बिता दी, इंजीनियरिंग के बाद के 7 महीने बिता दिए, मुझे भी नहीं आया था. लास्ट में आके सोच के, विचार के और पढ़ के ही समझ आया. तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, इसलिए सुनते रहना. ठीक है. अभी मेरी बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू रिगाइन कंडीशन. सर शब्द आता है ट्रू रिगाइन, और ट्रू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो रिगाइन कंडीशन सबको पता था. व्हाट इज रिगाइन कंडीशन, व्हाट इज रिगाइन कंडीशन. I am saying that regain condition का मतलब होता है there is no silting and no scoring, there is no silting and no scoring. regain condition मतलब इसके अंदर कोई silting नहीं हो रही, कोई scoring नहीं हो रही. दूसरी कंडीशन I will say that कि discharge constant है. दूसरी कंडीशन I will say that कि discharge constant है. ठीक है. और तीसरी कंडीशन I will say that silt charge, ये सब मैं लेक्चर 7 में लिखवा चुका हूँ. जो कैनेडी ने assume करा था वो ये है.
तीसरी कंडीशन में आपको मैं कहना चाहूंगा, सिल्ट चार्ज, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट लोड कह लो, ये कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तीनों चीजें एक ही चीज है वैसे तो, तीनों कांस्टेंट रहेंगी। दैट इज माय रिगाइंग कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ट्रू रिगाइंग कंडीशन। ट्रू का मतलब होता है एकदम सही, और सही का मतलब वो चीज एग्जिस्ट हो सकती है। सपोज आई एम सेइंग दैट कि आप किसी का आंसर कर रहे हो, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा वो सही कब होगा। सही जब होगा जब आप उस चीज को बोल रहे हो, उस चीज को कर रहे हो, यानी देयर इज ऑलवेज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंडीशन। देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंडीशन, एंड यू कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंडीशन का मतलब है कि रिगाइंग कंडीशन हो रही है। दैट इज नॉट हाइपोथेटिकल नाउ, दैट शुड बी इन द कैनाल। और वो तीन कंडीशन जो रिगाइंग के लिए जरूरी है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वन वर्ड, ट्रू। ट्रू उसी चीज के साथ लगता है जो एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात है। दैट ऑलवेज विद अ रियल वर्ड। तो आई कैन से दैट कि अभी तुम्हें अपनी कैनाल के अंदर रिगाइंग कंडीशन अटेन कराना है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर कैनाल के अंदर रिगाइंग कंडीशन कैनाल में नहीं हो सकता बट सेक्शन में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लेसी, व्हाट इज द ट्रू रिगाइंग? अकॉर्डिंग टू लेसी, ट्रू रिगाइंग मींस, अकॉर्डिंग टू लेसी, ट्रू रिगाइंग मींस, ट्रू रिगाइंग का मतलब क्या हुआ यहां से? ट्रू रिगाइंग मींस रिगाइंग कंडीशन, ट्रू रिगाइंग मींस रिगाइंग कंडीशन अटेन्स एट, रिगाइंग कंडीशंस attains at particular section in the canal, attains at particular section in the canal। अब तुमको ये समझ आ गया कि एक्चुअली में ट्रू रिगाइंग कंडीशन क्या थी, ठीक है। सर लेसी और डीप में गया, लेसी और डीप में गया। लेसी ने कहा कि यार एक्चुअली में ये बात भी सही आ रही है बट दैट इज नॉट 100% करेक्ट। अगर एक सेक्शन पे अटेन करता हूं, I cannot design whole of the canal according to that section because frictional resistance बहुत बड़ा फैक्टर आता है। मेरे शब्दों पर गौर देना। आपने एक सेक्शन पे रिगाइंग कंडीशन अटेन किया, आपने उस सेक्शन को रिगाइंग कंडीशन के लिए डिजाइन किया, लेकिन लास्ट में आपको एक चीज और समझ आया कि यार मैं पूरी कैनाल को रिगाइंग कंडीशन के लिए अब भी नहीं डिजाइन कर सकता, बिकॉज एट दैट सेक्शन जिसके लिए डिजाइन किया है उससे आगे अगर फ्लो चलता है तो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आएगा, ड्रैग फोर्स आएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से टर्बुलेंस आएगा, तो उन टर्बुलेंस की वजह से लॉसेस होने के चांस है। तो आगे जो भी मैं डिजाइन करूंगा मुझे वो फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैं इस अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। एक्चुअली में ये भी एक इम्पॉसिबल टर्म था बट कैनाडी को बहुत ओवरकम किया गया है देखी जाए तो, और लेसी ने खेल खेला है। लेसी ने कह दिया कि ट्रू रिगाइंग जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सेक्शन पे कर रहा है। बेनिफिट है क्या? इसका बेनिफिट है कुछ? देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट टर्म, बिकॉज आप कैनाल अभी भी नहीं बना सकते। बट वही था ना कि नाम तो नाम है, खेल खेल गया। अभी बात आती है यहां से कि दूसरा आपके पास एक टर्म आ रहा था, दैट इज नोन टू बी एज द इनिशियल रिगाइंग। Now sir, I will say that what do you mean by the initial term? अभी आपको पता है कि you need to attain regain condition in the initial pattern. I will say that, मेरे शब्दों पर गौर देना। We need to attain attainment of the regain condition in initial stage of the flow। अब तुमको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। Attainment of the regain condition in initial stage of flow। Now, ladies and gentlemen, there is some restrictions and some conclusions over that। क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि एक्चुअली में स्टार्टिंग स्टेज में आपको रिगाइंग कंडीशन अटेन करना है, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेन रिगाइंग कंडीशन इन द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द फ्लो, तो स्टार्टिंग स्टेज में दो चीजें समझ में आती है। स्टार्टिंग स्टेज का मतलब होता है कि आपकी जो कैनाल है अभी नई नई बनी है, नया नया फ्लो जा रहा है। एक चीज को समझ रहे, नई नई कैनाल बनी है, नया नया फ्लो गया है। आप एक चीज तो जानते हो कि नई नई कैनाल के अंदर आपकी लाइनिंग ऑफ द कैनाल बढ़िया मटेरियल के साथ लगी है। जैसे जैसे कैनाल पुरानी होती रहेगी उसमें से इरोजन होता रहेगा, सबको पता है। और एक कॉमन सेंस, एक एक्सपीरियंस, एक
एज फैक्टर के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो इरोजन होता है वो साइड ऑफ द कैनाल से होता है। बेड से इरोजन कम होएगा, बेड से इरोजन कम होगा, साइड से इरोजन ज्यादा होता है। ये चीज मैं कह सकता हूं, ये चीज मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू मी साइड इरोजन जो है वो साइड से ज्यादा होगा, साइड स्लोप से ज्यादा होगा, बेड से कम होगा, बिकॉज बेड के ऊपर बहुत बड़ा लिक्विड है तो वो लिक्विड में ड्रैग फोर्स लगता है। बेड से कम होगा, साइड से ज्यादा होगा, टर्बुलेंस के कारण इरोजन हो सकता है। सर अभी शुरू वाले स्टेज के अंदर जब आपका नया नया कैनाल बना है, नया नया पानी जा रहा है, शुरू वाली स्टेज के अंदर आपको लगता है आपका मटेरियल इरोड होगा। बिल्कुल ताजी ताजी कैनाल है, बढ़िया क्वालिटी से बनाई है, मटेरियल इरोड नहीं होगा, मटेरियल इरोड नहीं होगा। कहां से? साइड से नहीं हो सकता। मैंने कहा इरोजन मेरी नजर में नहीं होगा, बढ़िया कैनाल है, इरोजन कहां से हो जाएगा, मैंने डिजाइन भी उसके लिए की है। अब मेजर बात मेरी यहां से आती है, तो फिर इरोजन कहां से हो सकता है? साइड से तो नहीं होगा, डेप्थ से भी नहीं होगा, अच्छी कैनाल है ना, नहीं कर रहा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन फिर भी 100% कंडीशन मान रहा हूं नहीं होगा, लेकिन हो जाता है, हो जाता है। मानता तो मैं ये भी हूं 50 सालों तक बाबूजी एक सीमेंट का टुकड़ा निकल जाए तो कैनाल का पैसा मेरा। बाद में हम ये कहते हैं सर कैनाल का पैसा मेरा लेना था मुझे। मैंने ये बोला था कैनाल का पैसा मेरा, देना नहीं था, वो लेना था। वो तो निकलेगा ही ना यार। तो मतलब हम मान के चलते हैं कि 100% एफिशिएंट नहीं होगा। तो अभी मेरी बात को समझना, तुम्हें रिगाइन कंडीशन अटेन करनी है। रिगाइन कंडीशन, सर रिगाइन कंडीशन अटेन कैसे कर सकते हो? रिगाइन कंडीशन एक ही तरीके से अटेन हो रही है। अभी तुम्हें पता है कि तुम जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हो तुम्हारा फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है। मेरे शब्द पर गौर देना। मेजर थिंग क्या थी? मेजर थिंग क्या थी रिगाइन कंडीशन की? मेजर थिंग रिगाइन कंडीशन की पहली बेसिक चीज तो यही थी कि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अभी तुम्हें पता है कि तुम यार जैसे जैसे कैनाल में अंदर की तरफ जा रहे हो आपकी साइड से मटेरियल इरोड नहीं हो रहा, लेकिन आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट रखना है आपको, आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट रखना है आपको। और आपको इस चीज की तो भली भांति नॉलेज होगी कि जैसे जैसे कैनाल के अंदर पानी फ्लो करेगा, कैनाल के अंदर ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लॉस होगा, यानी कैनाल के अंदर हेड लॉस होगा। फैक्ट बात है, whenever the water is being flowing in the canal, there is some head loss in the canal. अब जब कैनाल के अंदर हेड लॉस होगा तो जाहिर सी बात है डिस्चार्ज भी कम होगा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, दीवार के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, पानी की लेयर्स में ड्रैग फोर्स लगेगा, जिसके कारण कैनाल का डिस्चार्ज कम होगा। अब उस डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखना है, मेरे पास क्या कंडीशन आ सकती है? मुझे डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए मैं कहूंगा कि मुझे एरिया बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा सारा पानी उसमें जा सके। दोबारा बोल रहा हूं, थ्योरी को सुनना। मैंने कहा कि दैट इज माई अनदर टर्म, दैट इज माई अनदर टर्म। 1 मिनट का होल्ड रखना यार, आप सोच लो जो मैंने बोला, फिर मैं उसको दोबारा बोलूंगा। अभी चलिए, मैंने कहा कि आपका एम बन रहा है यहां पर यू नीड टू कीप द डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल दैट शुड बी कांस्टेंट, बट ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द वाटर, आपका फ्रिक्शनल लॉस के कारण डिस्चार्ज वेरी करेगा, यानी कम होगा। अभी तुमको क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखने के लिए तुमको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी एरिया बढ़ाओ, कैनाल का एरिया बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका ज्यादा पानी आ सके। ज्यादा पानी आ सकेगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा डिस्चार्ज बढ़ा रहेगा, फिर कांस्टेंट रह सकता है। मेजर थिंग अब समझना, मेजर जो कैनाल के लिए बोला गया था इनिशियल रिगाइन में वो ये था। सर आपको मैं शुरू में कह चुका हूं आपकी कैनाल जो है वो बढ़िया तरीके वाली है, मटेरियल साइड से इरोड हो ही नहीं सकता, मटेरियल डाउनवर्ड से इरोड हो ही नहीं सकता। तुम ऐसा कह रहे हो, इसमें जान है, वांगड़ सीमेंट। उनसे पूछ लो ना फिर। तो मतलब जान तो सब में होती है, लेकिन मटेरियल इरोड होता है, वो बात की बात है। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, हाउ कैन यू इंक्रीज द एरिया? आप मटेरियल तो इरोड होने नहीं दे रहे ना। जो कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, जो कैनाल का क्रॉस सेक्शन है वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इरोजन हो ही नहीं रहा, इरोजन हो ही नहीं रहा। तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम अभी क्या कर रहे हो? सर तुमको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक ही सीन बचा है कि तुम्हारा ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कांस्टेंट है,
एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का, अभी लिख देता हूं मैं, तुम्हें चीजें समझ में आने लगी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, बट यू कैन से दैट एक्चुअली में ये जो आपकी कैनाल है इस तरीके से बेड स्लोप पे जा रही है। यू कैन से दैट अलोंग द लेंथ ऑफ द कैनाल, अलोंग द लेंथ ऑफ द कैनाल, जैसे जैसे मैं अपने बेड स्लोप को कंसीडर कर रहा हूं, सपोज दिस इज माय रेफरेंस वाटर लेवल, दिस इज माय रेफरेंस वाटर लेवल, यहां डेप्थ थी मेरी D1 और यहां डेप्थ है मेरी D2। सर जैसे जैसे मैं अपने कैनाल की तरफ जा रहा हूं इसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। एरिया कांस्टेंट है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। फ्रिक्शनल लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। दैट इज एक्चुअली द इनिशियल रिगाइंग कंडीशन की छोटी सी थ्योरी, अभी पूरी नहीं हुई। एक चीज समझ में आ गई मुझे कि मेरा यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा क्योंकि उसमें इरोजन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं मेरा बेड स्लोप के साथ डेप्थ वेरी करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डिस्चार्ज वहां कांस्टेंट रह सकता है। ये मेजर इनिशियल रिगाइंग थ्योरी थी और तुम्हें समझ नहीं आएगी अगर इस पर सोच विचार नहीं करा तो। लिख के ले लो, बहुत भोगी हूं। तो अभी मेरी बात आती है यहां से कि तुम्हें एक चीज तो पता है, रिगाइंग में डिस्चार्ज ही नहीं था, रिगाइंग में और भी चीजें थी। आई विल से दैट सर सिल्ट ग्रेड सिल्ट चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। अरे रहेगा ना भाई, whenever there is constant discharge in the medium ना, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई भी मटेरियल इरोड ही नहीं हो रहा, तुम मान के चल रहे हो ना इनिशियल स्टेज में मटेरियल नहीं इरोड हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं हो जाएगा। तो अभी जो इरोजन चल रहा है वो कहां से चलेगा जनरली? इरोजन कहां से चलता है जनरली? इरोजन आप लोगों का बेड स्लोप से चलता है। हम ऐसा रखते हैं बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मजबूती से बना हुआ है, देयर कैन बी द चांसेस ऑफ द इरोजन, बिकॉज यहाँ बेड स्लोप पे बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण आपका इरोजन आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर इरोजन भी बेड स्लोप से हो रहा है, बेड स्लोप वेरी कर रहा है, तो सिल्ट चार्ज भी कांस्टेंट रहने के चांस बनते हैं बिकॉज ओरिजिन कांस्टेंट रेट से होगा, इरोजन कांस्टेंट रेट से होगा। जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है इरोजन कांस्टेंट रेट से होगा, तो वहां सिल्ट ग्रेड भी मेरा कांस्टेंट रहने के चांस बनते हैं। इनिशियल रिगाइंग का मतलब समझने का प्रयास करना वो बहुत जरूरी है। मैं इसको लिखवा नहीं सकता, बस समझा सकता, ठीक है। चल अभी मेरी बात आती है, दो तीन चीजें लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें। इन दिस केस आप लोगों का विद इंक्रीज इन द बेड स्लोप, विद इंक्रीज इन द बेड स्लोप ओनली, सिर्फ और सिर्फ बेड स्लोप इंक्रीज हो रहा है। डेप्थ ऑफ द कैनाल varies, depth of the canal varies, not the width। ये चीज समझ में आ गई कि डेप्थ ऑफ द कैनाल वेरी करेगा, विड्थ वेरी नहीं करेगा। उसके बाद मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, चैनल अटेन्स स्टेबिलिटी on varying depth not side slopes, on varying depth not width। ये इनिशियल रिगाइंग की कंडीशन है। अगर आप किसी पीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो शायद आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। अब मेजर चीज जो लास्ट में आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज यहाँ पर क्या क्या बन रही है आपकी। कांस्टेंट क्वांटिटीज जो है इनिशियल रिगाइंग कंडीशन में वो क्या क्या बन रही है। पहली कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर आ रही है, एक तो डिस्चार्ज आपको कांस्टेंट बनाना था वो आप बना रहे हैं। दूसरी क्वांटिटी आपकी आ रही है सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज। सिल्ट ग्रेड सिल्ट चार्ज आप लोग कांस्टेंट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन आपकी आती है कि आप अपने विड्थ को भी कांस्टेंट रख रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग, और ये आप लोगों का टोटल क्वांटिटीज है। नाउ कम टू द अनदर कंडीशन दैट इज नोन टू बी एज द, सर इरिगेशन इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है, इसीलिए मैं इतना आराम से और समझा के चल रहा हूं। बाकी कुछ भी देख लेना वो प्रैक्टिकल है, बाकी कुछ भी देख लेना इरिगेशन इंजीनियरिंग में वो सारी चीज प्रैक्टिकल है। यू कैन एनालाइज प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, इसको ना तो तुम सोच सकते ना तुम देख सकते, यहां पक्का फंसोगे। इसीलिए मैं बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से और बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक चीज को समझ के चलना।
अच्छा रहेगा। मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और आपका भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें चीजों को क्लियर करना है, ठीक है। बाकी चीजें मैं जल्दी भी कराऊंगा ना, तुम समझ के सोच के कर सकते हो। ये हाइपोथेटिकल है, इसके लिए सोच भी जब भी आएगी जब सामने बैठा हुआ पर्सन आपके दिमाग को उस तरफ लेके जाएगा, अदरवाइज सोच ही नहीं पाओगे। इनिशियल रिगाइंग कंडीशन अगर मैं अपनी थ्योरी नहीं समझाता तो शायद तुम्हें पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, रट्टा मारने वाली चीज हो जाती जो मैंने 3 चीजें लिखवाई हैं। लेकिन अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें समझ आ गई ये चीज। नाउ कम टू अनदर पोजीशन that is known to be as the final Regain condition. That is known to be as the final Regain condition. Initial समझ आया, फाइनल तुमको समझ आ गया कैसे? देखो, आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनल रिगाइन कंडीशन? फाइनल रिगाइन कंडीशन का मतलब अभी समझ आया कि इट इज आफ्टर मच टाइम ऑफ द सर्विस। बहुत समय हो चुका है आपकी कैनाल की सर्विस को, और अभी कैनाल की सर्विस को बहुत समय हो गया तो जाहिर सी बात है कैनाल पुरानी हो गई। पुरानी कैनाल का तो कोई भरोसा नहीं है ना। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पहले मैं कह रहा था जो मेरा इरोजन हो रहा है that erosion is only from the bottom slope, but now the erosion is along with the side also. इरोजन साइड में भी होता रहेगा, इरोजन डेप्थ में भी होता रहेगा, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ द टाइम कैनाल लूजेस इट्स स्टेबिलिटी। आई विल से दैट यहाँ इरोजन चलता रहेगा। तो अभी एक ही चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हें ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कैनाल होता है वो साइड से और बेड स्लोप से दोनों तरफ से सिल्टिंग देता रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दोनों तरफ से भी सिल्टिंग देगा तो मेरे पास सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट रह सकता है। मेरे पास सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट रह सकता है एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए डेप्थ भी वेरी कर रही है, विड्थ भी वेरी कर रही है, तो उसका डिस्चार्ज भी कांस्टेंट रख रहा हूं। तो जो थ्योरी मैंने इनिशियल में बोली सेम थ्योरी यहाँ भी एप्लीकेबल है। फर्क क्या है, यहाँ विड्थ भी वेरी कर रही है, वहां सिर्फ डेप्थ वेरी कर रही है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, this is the ultimate stroke of the Regain, in which this is ultimate stage of the Regain, in which width of the canal is also varied, width along with the depth, width along with depth of the canal varies. इसमें क्या होता है कि विड्थ और डेप्थ दोनों वेरी कर रहा है। फाइनल रिगाइन कंडीशन यही है, और फाइनल का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लास्ट वाला। आपको पता है लास्ट का मतलब यू आर जस्ट ऑन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द रिगाइन। एक्चुअल कंडीशन का मतलब क्या होता है? सर विड्थ भी वेरी करेगा, डेप्थ भी वेरी करेगा, इसी को कहा जाता है एक्चुअल कंडीशन। यू आर ऑन द एक्चुअल कंडीशन। फाइनल रिगाइन हम एक्चुअल कंडीशन को ही बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे एक चीज समझ में आया, लिख लो यहाँ पर, टू अटेन फाइनल स्टेज, टू अटेन फाइनल रिगाइन स्टेज, channel forms its section, channel forms its section first before final slope. तीसरा पॉइंट यहां पर लिख लो आप लोग, after attaining the constant channel width section and bed slope, भाई जैसे जैसे इरोड हो रहा है एक टाइम ऐसा आएगा कि इरोड होना बंद हो गया और वो फाइनल रिगाइन कंडीशन की तरफ जा रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है। रिगाइन इज इम्पॉसिबल। आपको कह रहा है कि आपका विड्थ भी वेरी कर रहा है, आपका डेप्थ भी वेरी कर रहा है, इरोजन चल रहा है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो जब उसके हैबिचुअल हो जाएगा और इरोजन बंद हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो वो स्टेज को ये कह रहा है कि वो स्टेज रिगाइन कंडीशन बनेगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो रिगाइन कंडीशन 100% अचीव हो ही नहीं सकती, ठीक है।
After attaining the constant channel width and bed slope, the stage known to be as the stage called Regain condition या final Regain condition. ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बहुत जरूरी आती है। अब इसी के साथ मैं कुछ नोट करके आपको लिखवा देता हूँ चीजें। एक्चुअली में लेसी की सबसे बड़ी थ्योरी बढ़िया यही रही। लेसी ने ट्रेपेजोइडल सेक्शन माना ही नहीं, लेसी ओरिजिनल सेक्शन की तरफ गया। लेसी did not consider ट्रेपेजोइडल सेक्शन। लेसी ने ट्रेपेजोइडल सेक्शन को माना ही नहीं और कैनेडी सिर्फ ट्रेपेजोइडल पे रह गया था। He concluded that, इसने क्या कंक्लूड करा था वो देख लेते हैं। He concluded that अगर मेरा मटेरियल कोर्सर है, ये चीज आपको याद रखना, अगर मेरा मटेरियल कोर्सर है, कोर्सर इज द मटेरियल या कोर्सर इज द सिल्ट, आई विल से दैट बेस विल बी सेमी एलिप्टिकल, यानी सेमी एलिप्टिकल शेप का आपका बेस बनेगा अगर मटेरियल कोर्सर है तो, सेमी एलिप्टिकल शेप। अभी मेरी बात को और समझना, अगर आपका यहाँ पर कोर्सर की जगह फाइनर मटेरियल है, अगर मटेरियल कैसा है, फाइनर इज द सिल्ट, फाइनर इज सिल्ट, बेस कैसा बनेगा, बेस विल बी सेमी सर्कुलर, बेस विल बी सेमी सर्कुलर। थोड़ा और समझाता हूँ इस चीज को तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि ये आपकी कैनाल का टोटल एक क्रॉस सेक्शन है एंड द कैनाल रन्स इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। आई एम सेइंग दैट आपकी मिट्टी है, आपको पता है कि आपकी मिट्टी जो है वो पानी के साथ साथ जमा होती रहती है एक जगह। सो आई विल से दैट कि इट विल बी गोइंग टू डिपॉजिट इन दिस वे, this is totally be going to deposit in this way and it will form the section like this. So this is the semi elliptical, ये चीज मैं बताना चाह रहा था और यही वो चीज है जो आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही सेमी सर्कुलर भी बनता है, ऐसे ही सेमी एलिप्टिकल भी बनता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो लेसी ने यूज करी थी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन used by Lacy कितनी थी, 3। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बीसीएस के ऑब्जेक्टिव में आएगा, एसएससी में तो सिलेबस में नहीं है। अपनी थ्योरी को देने के लिए 3 इक्वेशन का यूज करा था जो कि उसकी खुद की थी एक्चुअली में, तो वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी यूज करी गई थी, 3 इक्वेशन यूज करी गई। अब सम ऑफ द कंक्लूजन्स ऑफ लेसी हम लोगों को याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू माई जेई पेपर हमको ये कंक्लूजन याद रखनी है और ये बहुत जरूरी बनती है कि वेलोसिटी जो है इसने कैसे दी थी वो भी याद रखो। वेलोसिटी इज गिवन टू मी एज, वेलोसिटी इज डिटरमिन्ड बाय v is equals to में q into f का स्क्वायर अपॉन में 140 की पावर 1/6, where v is equal to velocity। ये फॉर्मूला है भैया, बहुत जरूरी याद रखना। q is equal to डिस्चार्ज, f is equal to सिल्ट फैक्टर, जिसका वैल्यू क्या होता है मेरे पास सिल्ट फैक्टर का 1.76 रूट ऑफ d into mm। d is the size of the particle in mm। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले आप लोगों ने यहाँ पढ़े और ये दोनों ही चीजें एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई, तो आप लोग इसको याद रखना। आगे मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किस तरह से हम लोगों को मिल रही थी अकॉर्डिंग टू लेसी। इसने फॉर्मूले दिए अपने और वो बहुत अच्छी चीज रही। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो हमको मिल रही थी, आर का वैल्यू दैट इज 5/2 ऑफ v स्क्वायर अपॉन f, वेयर v यू कैन कैलकुलेट, f यू कैन कैलकुलेट। तीसरी चीज मेरे पास आ रही थी एरिया ऑफ द चैनल, तो सबको पता है कैसे निकलता है, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। फोर्थ चीज मेरे पास आ रही थी वेटेड पैरामीटर, वो कैसे निकल रहा था अकॉर्डिंग टू लेसी, वेटेड पैरामीटर इज इक्वल टू में 4.75 रूट टाइम्स ऑफ क्यू, ये भी याद रखना। फिफ्थ वन इज नोन टू बी एज द बेड स्लोप, दैट इज s इज इक्वल टू f की पावर 5/3 अपॉन में 1। That is equal to f की पावर 5/3 अपॉन में 3340 q की पावर 1/6। ये आपका फॉर्मूला था, आपको ये याद रखना है।
इन 5 फॉर्मूले मुझे यहाँ से मिले थे और इन 5 फॉर्मूले के बेसिस पर मैं अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल को डिस्कस करने वाला हूँ। अब इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स बता देता हूँ कि कैनाल की ड्रॉबैक्स क्या क्या हो रही थी, मतलब लेसी थ्योरी की ड्रॉबैक क्या क्या आ रही थी। पहले ड्रॉबैक यही आ रही थी कि रिगाइंग कंडीशन 100% अभी भी एफिशिएंट नहीं हो पा रही थी। रिगाइंग कंडीशन cannot achieve 100% efficiently. बढ़िया तरीके से अभी भी रिगाइंग कंडीशन अटेन नहीं हो रही थी। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो ट्रू रिगाइंग कंडीशन थी, इसने जो ट्रू रिगाइंग कंडीशन हमें बताई थी जो होनी चाहिए, that is actually practically impossible. So I will say that the true regain condition is practically impossible for us. True regain condition is practically impossible for us. Impossible to attain ऐसा लिख लो। तीसरी मेरे पास आ रही थी लेडीज एंड जेंटलमैन कि सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड को इसने भी डिफाइन नहीं किया। सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, इसने भी फिर उसको लिया ही नहीं था। फोर्थ वन मेरे पास आ रहा था यहाँ पे कि जो लेसी की इक्वेशन थी बहुत एम्पेरिकल थी, वैसे कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजर तो ये 3 ही थी, आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं तुम्हें फिर दोनों को कंपेयर करवा दूंगा, कैनेडी और लेसी का क्या क्या कंपेयर चल रहा है। पहले ये क्वेश्चन कर ले जल्दी से। Now ladies and gentlemen, Manning's-Ragosity coefficient is proportional to what? Manning's-Ragosity coefficient का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कल, d की पावर 1/6, so I can write it as option number C is the correct answer of this question. Next question आपका क्या आ रहा था? The minimum size of the sediment that may retain stable alluvial channel carrying intensity Q, hydraulic depth at the bottom slope S. Minimum size of the particle हम लोगों ने निकाला था कल, that is known to be as D is equal to 11 times of R into S into gamma W. ये हम लोगों ने पढ़ा था कल ही, हम लोगों ने निकाला था कि अप्रोक्सीमेटली 10.89 गामा डब्ल्यू आर एस के बराबर आता है, तो ये मेरा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ट्रैक्टिव फोर्स मेथड ऑफ डिजाइनिंग स्टेबल चैनल्स इन नॉन कोहेसिव सॉइल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन the attractive force method in the design of the non-stable channels is applicable only when carry sedimented water, clear water, sedimented water but sediment concentration does not exceed this, और उसके बाद मेरे को कह रहा है carry any type of the water। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर बन सकता है गाइस? आपको बोला गया कि ट्रैक्टिव फोर्स कब एप्लीकेबल होगा, ये मैं जान के आपके लिए वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो बच्चे फ्यूचर में देखेंगे वो कृपया करके अटेम्प्ट करें। चलिए इसका आंसर करते हैं। अभी एक चीज को याद रखना कि ट्रैक्टिव फोर्स की थ्योरी में आपको कहीं भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं दे रखा। ट्रैक्टिव फोर्स की थ्योरी में कहीं भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं दे रखा, और आप एक चीज तो कह सकते हो कि व्हेनेवर देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, यानी वहां पर नो सिल्टिंग, नो स्कोरिंग, नो इरोजन। आई कैन से दैट जब रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं है तो इरोजन नहीं होगा ना। व्हेनेवर देयर इज नो इरोजन आई कैन से दैट कि पार्टिकल इरोजन नहीं, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, रेजिस्टिव फोर्स 0 है, इसका मतलब कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, इसका मतलब कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। तो टर्बुलेंस नहीं होगा तो पानी कैसा है? एकदम क्लियर है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्रैक्टिव फोर्स मेथड जो है वो क्लियर वाटर के लिए एप्लीकेबल होता है, याद रखेंगे यार। एनी टाइप ऑफ द वाटर कैसे हो सकता है? अगर पानी के खुद के अंदर, बात को लगाना, पानी के खुद के अंदर अगर आप लोगों को यहां से दिख रहा है कि उसके अंदर सेडिमेंट है तो ये बहुत ज्यादा इरोजन कर देगा, क्लियर वाटर चाहिए होता है, ठीक है। Critical velocity, this as suggested by the Kennedy for the design of the trapezoidal irrigation channel is maximum permissible velocity, minimum permissible both or none. I know that कि critical velocity is the maximum velocity जो चल सकती है, उसके बाद आपका erosion हो जाएगा। ये सेम आ गया। The Garrett's diagram are based on, मैंने आपको बताया Garrett's diagram क्या था, Kennedy theory पे बेस्ड था।
the critical velocity ratio was introduced in Kennedy's equation. M की बात चल रही है, of critical velocity to take into the account of channel cross section, climatic conditions, silt grade या roughness of the bed. Can you please tell me? चले, अभी लेडीज एंड जेंटलमैन बात आती है यहाँ पर कि whenever we are going to consider this, I have already discussed it in my theory कि M जो है वो आपका सिल्ट ग्रेड को कंसीडर करता है, नथिंग एल्स। इस थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप पैरामीटर इन द सेडिमेंटेशन एनालिसिस अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप पैरामीटर अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? शेप फैक्टर, स्फेरिसिटी, राउंडनेस और फॉर्म फैक्टर। देखिए अकॉर्डिंग टू मी तो स्फेरिसिटी, आप लोग एक चीज तो जानो ना यार, लेसी थ्योरी ने आपको क्या बताया? लेसी थ्योरी ने आपको ये कहा या तो ये सेमी इलिप्टिकल बनेगा या ये सेमी सर्कुलर बनेगा। है तो स्फेरिकल ही दोनों, है तो स्फेरिकल के ही पार्ट दोनों। सो आई कैन से दैट कि एक्चुअली में स्फेरिसिटी आती है, और हम लोग भी मान के चलते हैं यहाँ पर कि जो सिल्ट होता है दैट इज इन द राउंडेड शेप जनरली। तो ये चीज तो कॉमन है, पता होनी चाहिए आपको। ऑप्शन ए, द चैनल हुज बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ इजीली इरोडेबल लूज सॉइल्स आर कॉल्ड। जो इजीली इरोडेबल होता है, ना तो रिजिड कह सकते हैं ना नॉन एल्यूबल कह सकते हैं, इट कैन बी मोबाइल बाउंड्री, क्योंकि इरोडेबल है तो मतलब ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्टेड को हम कहते हैं मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट, लेसिस-रिगाइन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू द कैनाल इन। लेसी-रिगाइन थ्योरी किस पे एप्लीकेबल नहीं होती? प्लीज टेल मी। अभी हमने करा यार, हाँ अभी हमने करा कि लेसी-रिगाइन थ्योरी ट्रू रिगाइन पे कभी नहीं आती, क्योंकि सेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, पढ़ लेते हैं एक बार। Design Regain channel to carry discharge of 40 cubic by Lacy theory. Assume side slope this. Average size of the bed material to be taken as this. तीन चीजें given है. Discharge is given to you as 40 meter cube per second. D is given to you as 0.8 mm. And side slopes is given to you as 1:1. यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, जब भी 1:1 आता है। तो अभी मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। भाई आपको डिजाइन का मतलब एक ही चीज समझ आता है कि यू नीड टू कैलकुलेट बी एंड डी, ये आपका एम है। और बी एंड डी निकालने के लिए बेसिक चीजें क्या चलती है कि आई हैव टू कम अप विद एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द चैनल। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द चैनल की तरफ जाना पड़ेगा। एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड एक शब्द आता है R, that is hydraulic mean depth. And I know hydraulic mean depth discharge given है मुझे, I can find area। discharge अगर given है, I can find area is equal to Q upon V, और V मुझे पता होता है, लेसी ने अपनी इक्वेशन में दिया। सर अगर मुझे V पता है, Q पता है, I can find area, और मुझे R लेसी ने दिया है, I can find parameter। And I know that, ladies and gentlemen, if I know area and parameter, then I can say that कि मेरा अभी काम बनने लग जाएगा, because वहां से चीजें क्लियर और हो रही थी। ये चीज क्लियर आनी चाहिए सर। तो एक बेसिक एम समझ आ गया कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। अब क्लियर करते हैं और ज्यादा सॉल्व करके। अब मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि यू नीड टू डिजाइन कैनाल बाय लेसी मेथड। सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहता हूं कि मैं अपना यहां से सिल्ट फैक्टर निकाल लेता हूं, क्योंकि डी मुझे गिवन है 0.8 mm। आई कैन राइट इट एज कि मेरा सिल्ट फैक्टर क्या निकल कर आएगा, 1.76 रूट ऑफ डी। आई कैन राइट इट एज ना 1.76 ऑफ रूट ऑफ 8 mm। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 1.57। एंड आई आल्सो कैन से दैट कि आई नो द फॉर्मूला ऑफ QF स्क्वायर अपॉन 140 पावर 1/5।
When I will be going to put all the values, Q का वैल्यू 40 है, F का वैल्यू 1.57 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/5. When I will be going to solve it, I will get velocity as what? I will get velocity as 0.943 meter per second. समझ आ रहा है? इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, I also know that कि Q upon V is equal to area. Q 40 है, V is equal to 0.943. When I will be going to solve it, area कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 42.41 मीटर क्यूब. कोई डाउट ही नहीं है. And I also know that there is a formula for the wetted parameter 4.75 root of Q. सारी चीजें मुझे पता है और मैं जस्ट पुट कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा. मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है 30.04 मीटर स्क्वायर. अब एक छोटी सी चीज आपको यहाँ फंसाएगी यार, आप चैनल कौन सा मानेंगे, सेमी एलिप्टिकल, सेमी सर्कुलर, ट्रेपेजोइडल, कौन सा? I will say that कि whenever there is no section given in the question or the shape of the section is not given in the question, I will go with the trapezoidal because trapezoidal is more comfortable with me. ट्रेपेजोइडल के साथ जाने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि सेपोलेटिव ईयर का चांस आपने देखा होगा. सेपोलेटिव ईयर में क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं, तो ट्रेपेजोइडल जाने के लिए लॉसेस का भी कम सामना करना पड़ता है. कल मैंने आपको ये चीज बताई थी. तो मैं यहाँ पर कहूंगा एडॉप्ट ट्रेपेजोइडल सेक्शन, एडॉप्ट ट्रेपेजोइडल सेक्शन. तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन का मतलब क्या है कि आप लोग टोटल बी और डी का हिसाब किताब बना के चल रहे हो. अभी आपको ये चीज कह रहा है कि 1:1 का स्लोप है. यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि दिस इज 1, दिस इज बी एंड दिस इज डी एंड दिस इज डी. सो आई विल से दैट कि एरिया मेरा क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज बी प्लस में डी का होल स्क्वायर, सॉरी बी प्लस में डी इनटू में डी बेसिक. That is my area and I can say that parameter क्या होगा मेरा यहाँ से, ये पूरा का पूरा parameter बनेगा ना. तो this is D, this is D. I will say that this is equal to √2 times D, √2 into D or D √2. I can write parameter is equal to B plus में 2 times of √2 into D. तो अभी एक चीज और समझ में आता है, मुझे यहाँ से A भी पता है, मुझे यहाँ से सब कुछ पता है, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि नहीं. आपको ये सारी चीजें पता लग गई, आपको एरिया पता है, आपको पेरीमीटर पता है. एरिया कितना है 42.41, 30.04. You have two variable in two equations. You can solve this equation. You can solve this equation by solving 1 and 2. I will get it as B is equal to what? I will get B का वैल्यू मेरे पास आ रहा है सॉल्व करने के बाद 25.63 मीटर. सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा. और D का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 1.56 मीटर. सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा. अब ये डिजाइन हो गया, ये डिजाइन हो गया, लेकिन एक छोटा सा चेक तो बनता है ना, छोटा सा चेक तो बनता है. जल्दी से चेक करते हैं. चेक विद द हेल्प ऑफ hydraulic mean depth which is having the formula of 5/2 of V square upon F. When I will be going to put the value, I will get it as 5/2 of V square upon F का वैल्यू 0.943 का होल स्क्वायर. F का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा था 1.57. When I will be going to solve it, I will get it as 416. Now ladies and gentlemen, you can say that कि अभी जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है, अभी जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है वो एरिया और पैरामीटर की वो कितनी है 42.416 मीटर स्क्वायर. और उसके बाद पैरामीटर की कितनी आ रही है 30.04. ये वैल्यू आपकी आ रही थी. कैन यू कैलकुलेट प्लीज आर? आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी, यानी 44.416 अपॉन में 30.04. When I will be going to solve it, I will get it as 1.412. अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. तो मैं कह सकता हूँ कि ओके कंडीशन पे मैं खड़ा हूँ. अकॉर्डिंग टू लेसी एंड अकॉर्डिंग टू माय चैनल सेक्शन दोनों बिल्कुल इक्वल पे है, यानी मैं ओके कंडीशन पे खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओनली वन थिंग हैज बीन लेफ्ट हियर. व्हाट इज दैट थिंग?
I need to go with bed slope. How will I going to find it? लेसी ने फॉर्मूला दिया था f की पावर 5/3 अपॉन में 3340 इंटू q की पावर 1/6. सब कुछ पता है यार. 1.57 की पावर 5/3 3340 discharge is 40 की पावर 1/6. Then I will be going to solve it. Now I can say that I know B, I know D, I know S. That is my channel. तो इस तरह का कंफ्यूजन हम लोगों को अपने दिमाग में रखना होता है बिकॉज ये सब चीजें एग्जाम में आ जाती है. ठीक है. ओके सर ट्रायंगल का बेस कैसे हुआ? मैं समझा नहीं. अच्छा 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 अच्छा. अरे ये कह रहे हैं ना स्लोप था ना 1:1 का. स्लोप था 1:1 का यानी थीटा कितना हो रहा है? देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इधर समझते. ये आपका थीटा है ऐसे, तो ये d है अगर, तो आई कैन राइट इट एज लेट इट बी x और स्लोप आपको 1:1 का गिवन है 1:1. नाउ यू कैन से दैट व्हाट इज tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोले तो सामने वाला. tan थीटा इज इक्वल टू दिस. तो आई विल राइट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन. तो अभी मैंने कहा कि x अपॉन डी, ये 1 है, ये भी 1 है, तो x इज इक्वल टू डी आ गया ना. ऐसे कर रहा हूं. नहीं तो एक छोटी सी बात याद रखना नरपत मालिक कि x इज ऑलवेज इक्वल टू h इंटू डी. h क्या है? वो साइड जैसे 0.5 इंटू 1 का स्लोप दे रखा होता है, वो h का जो वैल्यू है वो है ये, और v शुड बी 1, h का वैल्यू है ये. ठीक है, बस और कुछ नहीं है. तो अभी इसके बाद मेरी बात आती है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि कैनेडी और लेसी के बीच का डिफरेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार. डिफरेंस बिटवीन लेसीज एंड कैनेडी थ्योरी. सबसे पहले तो मैं ये लिखना चाहूंगा कि लेसी थ्योरी में क्या था कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन ही कंसीडर नहीं करा था. नॉट कंसीडर्ड ओनली ट्रेपेजोइडल सेक्शन. दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कंसीडर ओनली ट्रेपेजोइडल. ऐसा क्वेश्चन डिजाइन का क्वेश्चन थ्योरी में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता. डिजाइन का क्वेश्चन मेंस में आता है. डिजाइन का क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता है. वो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूँ. ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे कि आपका सिल्ट फैक्टर का जैसे फॉर्मूला था, तो सिल्ट फैक्टर के लिए फॉर्मूला आ जाता है. सिल्ट फैक्टर के लिए फॉर्मूला आ जाता है या फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आ जाता है. तो छोटे छोटे फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में. डिजाइन के क्वेश्चन मेंस में आएंगे. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजोइडल सेक्शन को ही कंसीडर कर रहा था. अभी मैं कहना चाहूंगा कि इसने क्या करा था, गिवन ऑन वेलोसिटी इक्वेशन, इसने अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन दी थी. ठीक है, यूजेस कटर इक्वेशन, यूजेस Cutter's equation for velocity. When I will be going to solve it, I will get it as pi/2 of q square upon f. तो इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं. जी, v का वैल्यू यहाँ से दूसरे तरीके से आ रहा था 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/2. Whenever you are going with the Manning's value coefficient like terms, उसका ये टर्म आ रहा था और उसने कटर्स इक्वेशन को यूज करा था. वो आपको पता है क्या होती है. आगे तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका ये जो सिस्टम है लेसी थ्योरी का, ये इरिगेशन कैनाल और रिवर दोनों के लिए वैलिड है. वैलिड फॉर
कैनाल एज वेल एज रिवर, कैनाल एंड रिवर, लेकिन इट इज ओनली वैलिड फॉर कैनाल्स। ठीक है, आगे मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि रेगाइन स्लोप गिवन डिस्चार्ज के लिए इसने दिया था, बेड स्लोप की इक्वेशन दी थी ना, तो आई विल से दैट गिवन रेगाइन स्लोप एट गिवन डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर। लेकिन यहां पर ऐसा कैनेडी ने कुछ भी नहीं करा था और इसने कोई इक्वेशन नहीं दी थी, नॉट गिवन एनी रेगाइन स्लोप इक्वेशन। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन एक छोटा सा और बताना चाहूंगा कि इसने अपनी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की खुद की इक्वेशन दी थी और उसने नहीं दी थी, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को गिवन hydraulic mean depth in terms of velocity and silt factor. Not given. फॉर्मूला करेक्ट कर लेना यार, गलत हो गया। बाकी डिफरेंस तुम भी लिख सकते हो, समझ सके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अभी। What the next topic is saying to you, failure mechanism. What the next topic is saying to you, failure mechanism in canal bed. Now everybody knows that whenever the water is being passed in the canal, आप सभी को पता है कि वहां पे क्या होता है। जैसे कि ये कैनाल का बेड है, द कैनाल का बेड इज हैविंग सम सॉइल ओवर इट, तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, कुछ ऐसे करके मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे जैसे क्या होता है कि विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी, जैसे जैसे मैं अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता चले जाता हूँ, तो ये मिट्टी का जो इकट्ठा होने का पैटर्न है ये भी बदलता चले जाता है। अभी मिट्टी ऐसे हो रही है, आई विल से दैट कि अगर मैं मिट्टी को थोड़ा भी मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लो को बढ़ाता हूं, तो ये मिट्टी जो इस पैटर्न में जमा थी, ये धीरे धीरे अपने आप इस पैटर्न में आने लग जाती है, इस पैटर्न में आने लग जाती है। और ज्यादा फ्लो बढ़ाऊंगा, आप एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग के अंदर, बस लिखवा तो मैं दूंगा ही। और ज्यादा फ्लो बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये मिट्टी के ऊपर का जो हल्का फुल्का सा ये है ना, ये हल्का फुल्का सा रिपल है, इसको कहते हैं रिपल्स। हल्के फुल्की जो इरेगुलरिटी है वो खत्म हो जाती है अपने आप ही, सारा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा ऐसा आपको दिखता है, इसको बोला जाता है ड्यून्स, इसको बोला जाता है ड्यून्स। फर्दर मैं क्या करता हूँ, और ज्यादा वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा, फर्दर और वेलोसिटी जब बढ़ाई जाती है तो मिट्टी के ऊपर का सरफेस बिल्कुल प्लेन सा नजर आता है, हल्की फुल्की एंडुलेशन आती है, वैसे बिल्कुल प्लेन सा नजर आता है। उसके बाद क्या होता है, अगर और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाते हो तो आपकी मिट्टी का फेलियर हो जाता है। क्या होता है, आपकी मिट्टी के अंदर सैंड वेव्स जनरेट होती है, आपकी मिट्टी के अंदर सैंड वेव्स जनरेट होती है, और सैंड वेव्स जनरेट होगी तो आपकी मिट्टी का फर्दर फेलियर हो जाएगा। एंड व्हेनेवर द फेलियर ऑफ द मिट्टी अकर्स ना, यू कैन से दैट उसके अंदर सीपेज का प्रॉब्लम है, उसके अंदर सीपेज का प्रॉब्लम होगा। I will say, ladies and gentlemen, कि there is actually the changing in the pattern of the deposition of the silt over the bed when there is increase or decrease in the velocity of the flow. तो इसी पैटर्न को हम कहते हैं फेलियर मैकेनिज्म इन द कैनाल बेड।
at very low velocity, this occurs, and that is known to be as the sawtooth type. When the velocity is being increased, that is known to be as the dunes with ripples. What is ripples? मैंने कहा कि sawtooth टाइप के साथ ड्यून्स बन रहे हैं और उनके ऊपर sawtooth टाइप पैटर्न हल्का फुल्का दिख रहा है, दैट इज रिपल. फर्दर क्या होगा? ओनली ड्यून्स विल फॉर्म. sawtooth टाइप अभी पिक्चर दिखाई नहीं, ये इस तरह की मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है, आप देखेंगे भी ऐसा. जैसे आप मैं यार अभी फिलहाल मैं गढ़गंगा गया था, या आप भी कभी ऐसे रेतीले इलाके पे गंगा किनारे गए हो, वहां तो अक्सर देखने को मिलता है. मैं गढ़गंगा गया था तो मैंने लाइव देखी थी. मैं सोच भी रहा था पिक्चर ले आऊं, लेकिन डर लग रहा था यार, गीला बहुत था तो हो गया था काम. मैं सोच रहा था लाइव एग्जांपल मैंने जिंदगी में पहली बार उधर देखा. आपके किनारे किनारे पे मिट्टी ऐसे लेयर्स में जमी होती है. मेरे शब्दों पर और एहसास पर गौर दो. ऐसे लेयर्स की फॉर्मेट में मिट्टी जमी होती है. इसको कहते हैं sawtooth टाइप पैटर्न. दांत की तरह होता है और कुछ नहीं. ठीक है. उसके बाद ड्यून्स आता है. उसके बाद क्या होता है कि प्लेन हो जाता है. और ज्यादा वेलोसिटी, फर्दर सैंड वेव जनरेट होती है और फेलियर अकर होता है, देन सीक्वेंस प्रॉब्लम होता है. आई विल से समथिंग टू यू. विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी, with the velocity in the flow, if there is no movement of the soil or the silt, there is no movement in the silt on the bed, then it is called what? Then it is called threshold. ये आपको याद रखना भैया. Then it is called threshold velocity. There is no movement in the bed, then there will no failure. With increase in the velocity of the flow, there will deposition of the silt on the bed by moving or migrating from one place to another. I will say one thing to you, कि जैसे जैसे ये पार्टिकल जाके डिपोजिट होता रहता है, there are some deposition patterns observed in that. There are some deposition patterns observed in bed slope. अभी यहां से एक बात छोटी सी नोट करके लिख लो. The minimum velocity required to cause migration of the silt on the bed slope उस velocity को हम क्या नाम देते हैं? That velocity is known to be as the threshold velocity. उस velocity को हम लोग threshold velocity का नाम देते हैं. I will say, ladies and gentlemen, with very low velocity, with velocity slightly greater than the threshold velocity, sawtooth type pattern is observed on bed slope. इसके बाद with increase in the velocity, further various patterns have been observed
bed slope as follows. सबसे पहला पैटर्न आता है आपका sawtooth टाइप. I will show you the picture also. दूसरा पैटर्न आपके पास आता है यहाँ पर dunes with ripples. तीसरा पैटर्न आपके पास आता है dunes only. Fourth pattern is the plain surface without dunes. Fifth one is the sand wave. At high velocity, sand waves generated inside the soil and failure occurs, causes seepage in the canal. I will show you a picture also. Just wait for 1 minute. I'm just adding it. ये आप देखेंगे, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप लोगों का sawtooth टाइप है, STT. फर्दर आप देखेंगे कि आपकी ये रिपल्स फॉर्मेशन आ रही है, ये हल्के फुल्के रिपल्स फॉर्मेशन इसके ऊपर होती है, हल्की फुल्की. दैट इज द ड्यून्स विद द रिपल्स सुपर इम्पोज्ड. अभी ड्यून समझ में आ रहा है, अंदर की आप वेलोसिटी को देखते रहेंगे ना, यहाँ से ये ड्यून्स का फॉर्मेशन चल रहा है. फर्दर क्या होता है, सिर्फ ड्यून्स आपका रह जाता है, फर्दर आपका ड्यून्स रह जाता है, दैट इज द रिपल फॉर्मेशन. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्यून्स रह जाता है. ड्यून्स इसको कहते हैं जो आप शेप देख रहे हैं. उसके बाद क्या होता है कि वॉश्ड आउट ड्यून्स निकल जाते हैं, ओनली प्लेन सरफेस रहता है विद लिटिल अंडुलेशंस. एंड उसके बाद प्लेन सरफेस रहता है, देन आपके स्टैंडिंग और सैंड वेव्स निकलती हैं और यहाँ से आपकी चीजें क्रिएट होती है. अभी एक बात को समझना, ड्यून्स जो है, नोट करके ये बात लिख लो, आपके काम आएगा. ड्यून्स जनरली कब फॉर्म होता है? ड्यून्स फॉर्म when there is little eddies, when there is little eddies in the water. पानी के अंदर थोड़े बहुत एडीज होते हैं जब आपका ड्यून्स फॉर्म होता है. और सैंड वेव कब फॉर्म होती है? सैंड वेव्स कब फॉर्म होती है? when there is high turbulence and eddies. ये चीज आपको याद रखनी है, आपके काम आने वाली बात है. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ और भी लिखवाना चाहता हूँ. ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकते हैं. तीसरा पॉइंट लिख लो, if f is less than 1, if f is less than 1 then dunes will form. f is less than 1 then dunes will form. f बोले तो फ्रॉड नंबर अभी लिखवा देते हैं. When f is greater than 1 then dunes will deform, then dunes will remove, or I will say that anti-dunes will form. अभी इसके बाद मेरी बात आती है where f is the fraud number. f क्या है यहाँ पर? f is known to be as the fraud number. आप लोगों को फ्रॉड नंबर के बारे में पता होना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो काफी कुछ इससे मदद मिल जाएगी आपको पढ़ने की. अब फिलहाल के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन चलना चाहिए. इसकी चर्चा जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे. अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए. उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा. प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है. प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं. सिर्फ पढ़ो. और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना
तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा। तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है NG Live। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दैट इज माई कोड NG Live। इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाएंगे, ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी, 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है। इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता। So I will recommend everybody that you need to go with 1 year or 2 year course. It will be beneficial to you always. एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना। इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना। अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो। जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं, और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है। कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।